बच्चों, स्मार्ट मोमेंट्स के स्मार्ट स्टडीज़ में मैं रविकांत सिन्हा आपका वीटी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज क्लास 11 का बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग यानी यूनिट नंबर 1 हम इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं रिटेलिंग के बेसिक्स के बारे में। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिटेल बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं, खुदरा बाज़ार आज के समय में एक लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग मार्केट कहलाता है। ठीक है, एक खुदरा व्यापारी, एक व्यापारी या कभी कभी एक एजेंट या फिर एक व्यावसायिक उद्यम होता है जिसका मुख्य व्यवसाय सीधे अंतिम उपभोक्ता को बेचना होता है। रिटेलर कौन होता है? जो केवल और केवल उनका मेन काम रहता है सामान को बेचना, सामान को कस्टमर्स तक पहुंचाना। ठीक है, एक खुदरा व्यापारी की यही एक अंतिम लक्ष्य होता है जो वो पूरी तरीके से ईमानदारी से उसे निभाना होता है। एक रिटेलर या एक व्यावसायिक उद्यम कई विपणन गतिविधियों करता है, जैसे ग्राहक की इच्छा के बारे में जानकारी, खरीदना, बेचना, ग्रेडिंग करना और विकसित करना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है रिटेलर की? रिटेलर एक बहुत सारी चीज़ें गतिविधियां करता है, जैसे वो प्रमोशन करता है ना, सही ग्राहकों की इच्छाओं का अनुमान लगाता है, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। ठीक है, प्रॉपर ग्रेडिंग करता है, मार्केट को समझता है। ठीक है, क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है वो पूरी चीज़ों को बताता है, सही गलत के बारे में बताता है, बहुत सारी चीज़ें के बारे में ऐसा रिटेलर जो है ग्राहकों को बताता है। ठीक है, यहाँ थोक व्यापारी कौन होता है? जो सामान को बल्क में ज़्यादा मात्रा में खरीदता है। थोक व्यापारी शब्द को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि वितरण चैनल में थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी दोनों मध्यस्थ हैं। मतलब आप देख सकते हैं, जो वितरण चैनल है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जहाँ पर निर्माण जो करता है प्रोडक्ट का, यानी मैन्युफैक्चरर, और कस्टमर सबसे लास्ट में, उन दोनों के बीच जो दो मेन कड़ी है वो है होलसेलर यानी थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर। ठीक है, ये दोनों मेन कड़ी है किसी भी वितरण चैनल का। ठीक है, थोक व्यापारी क्या करता है? थोक व्यापारी का उद्देश्य क्या रहता है कि सामान को ज़्यादा मात्रा में खरीदना और रिटेलर को कम मात्रा में बेचना। ठीक है, तो इस प्रकार जो वितरण चैनल में थोक व्यापारी निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच काम करते हैं। थोक व्यापारी क्या करते हैं? जो निर्माता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, और जो थोक विक्रेता है, उनके बीच की कड़ी रहती है। कौन? थोक विक्रेता, है ना। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर से फिर होलसेलर में जाता है यानी थोक विक्रेता, होलसेलर से रिटेलर में जाता है यानी खुदरा विक्रेता, फिर कस्टमर तक पहुंचता है। दूसरा कैटेगरी आता है बी। इसमें क्या आता है? जो प्रोड्यूसर जो बनाता है, निर्माण करता है, वो डायरेक्ट रिटेलर के पास पहुंचाता है और रिटेलर फिर कस्टमर के पास पहुंचाता है। और तीसरी जो रेयरेस्ट कैटेगरी है वो है प्रोड्यूसर, जो निर्माण करता है वो डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुँचता है, इसमें कोई भी बीच का रिटेलर या फिर आपको अदर कोई होलसेलर नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर के कितने प्रकार होते हैं? तो आप देख सकते हैं, हाइपर मार्केट, डी मार्केट, है ना, डी मार्ट हो गया, ये हाइपर मार्केट हो गया, सुपर मार्केट हो गया, वॉल मार्ट हो गया। ये सब क्या है? आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं रिटेलर के। डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, है ना, स्पेशलिटी स्टोर हो गया। ये सारे स्टोर जो है, ये बड़े बड़े रिटेलर, छोटे रिटेलर्स, ये सब जो है अलग अलग प्रकार के रिटेल बिजनेस में एक्टिव हैं। ठीक है, हम आसपास देखते हैं और बहुत सारी रिटेलिंग प्रोसेस को और बहुत सारी रिटेलिंग बिजनेस को देखा करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों संगठित और असंगठित रिटेल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। संगठित रिटेल और असंगठित रिटेल में क्या अंतर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं असंगठित रिटेल। असंगठित रिटेल क्या है? जहाँ पर कोई भी नियम, कायदे, कानून का जो है पालन नहीं किया जाता। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, यहाँ पर कोई भी कानून नहीं बना रहता कि आपको इसका पालन करना है। तो संगठित रिटेल कोई भी खोल सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर का पुरुष, ठीक है, कोई भी इंसान, है ना, अगर उसे अपने उपयुक्त स्थान मिल जाता है, वो कहीं पर भी उसको ओपन कर सकता है। असंगठित खुदरा व्यापार स्थापित करना आसान है। तो आप ये बोलेंगे कि आप दुकान खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए कोई पंजीकरण और कोई भी संबद्धता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस प्रकार के व्यवसाय पर कोई भी कर नहीं लगाया जाए, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता इसमें आपको। ठीक है, असंगठित खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ और अनुलाभ प्रदान नहीं किए जाते। इन्हें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से लाभ नहीं मिलता, ना कि और कोई अनुलाभ नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में हस्तक्षेप नहीं करते और ना ही गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करती है। असंगठित खुदरा क्षेत्र में किसी भी सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। ये है असंगठित क्षेत्र की बारी। ठीक है, अब बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। संगठित क्षेत्र में हम देखते हैं जहाँ पर सरकार की प्रॉपर जो है गाइडलाइंस, सरकार की जो भी नियम और कायदे हैं, वो सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है, इसलिए इसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में लोगों के काम का आश्वासन दिया जाता है। मतलब आप यहाँ पर
कस्टमर की डिमांड जो है सर्वोपरि है। यहाँ पर कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ जो है ट्रीट किया जाता है। कस्टमर उनके लिए एक बिज़नेस के लिए, उनके बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें नियमित और निश्चित वेतन मिलता है। यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें नियमित वेतन मिलता है और निश्चित वेतन मिलता है। स्कूल, उद्यम, अस्पताल जैसे संगठन संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े सुपर बाज़ार हो गए, है ना, सुपर मॉल हो गए, ये सारे जो है स्कूल, उद्यम, अस्पताल, ये सारे क्या संगठित क्षेत्र है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। संगठित क्षेत्र का हिस्सा बड़ा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे गाइडलाइंस को फॉलो करने होते हैं, तभी जाके आपको अप्रूवल मिलता है कि आप संगठित क्षेत्र में अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए व्यवसाय के उचित पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कुछ लाभ मिलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के लाभ यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि उन्हें नियमित वेतन के साथ साथ नौकरी की सुरक्षा का लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अतिरिक्त लाभ जैसे अनुलाभ भत्ते प्रदान किए जाते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं। तो ये फ़ायदा है संगठित क्षेत्र में काम करने का। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ परमानेंट किस्म का होता है, वहीं पर असंगठित में जो है टेम्परेरी होता है, मतलब जो टेंटिव होता है, वहाँ पर कुछ भी जो है परमानेंट नहीं होता। अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। रिटेल के दो पहलू है ना, ऑर्गेनाइज या फिर संगठित या फिर असंगठित, दोनों में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले संगठित क्षेत्र में जो वर्कर्स रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी होती है। वहीं असंगठित में वर्कर्स की कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। वहाँ जब चाहे वो आदमी ज्वाइन कर सकता है, जब चाहे छोड़ सकता है। दूसरा, संगठित क्षेत्र में वर्कर्स गेट रेगुलरली मंथली सैलरी। संगठित क्षेत्र में क्या है, जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, उनको रेगुलर सैलरी मिलती है। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित में कोई डेली वेजेस पे काम किया जाता है, मतलब आप एक दिन आए, एक दिन नहीं आए तो एक दिन का पैसा कट जाएगा। तीसरा, संगठित क्षेत्र में रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर नियम, कायदे, कानून को फॉलो किया जाता है संगठित क्षेत्र में। वहीं बात करें असंगठित में, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते। जैसे आप देखो कोई किराना स्टोर में कोई ऐसी लाइन तो नहीं लगी रहती, कोई ऐसा पर्टिकुलर जिसको फॉलो नहीं किया जाता, जो पैरामीटर्स है, जो प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में वर्कर्स गेट बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव, मेडिकल बेनिफिट्स। आप देखोगे जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलती है, छुट्टी मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, मेडिकल लीव्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें अनऑर्गेनाइज में, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज में वर्कर्स को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। ऑर्गेनाइज में आप देखेंगे वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड ईयर। जो संगठित क्षेत्र है वहाँ पर समय की पाबंदी जो है, समय कोई की पाबंदी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समय जो है फिक्स है आपका 8 घंटे मतलब 8 घंटे। वहीं अनऑर्गेनाइज में जाएंगे, वहाँ पर कोई समय की पाबंदी नहीं है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है और वहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं रहता। किसी दिन ग्राहक ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जहाँ पर ग्राहक कम है तो वहाँ कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से होता है। संगठित क्षेत्र में जो है इसे क्यों संगठित कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मल प्रोसेस से और प्रोसीजर से गुजरना होता है, मतलब एक प्रॉपर गाइडलाइन से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। वहीं असंगठित में क्या होता है, कोई भी फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, वर्किंग कंडीशन आर फेवरेबल। जहाँ पर संगठित में आप देखोगे काम करना का जो वहाँ पर माहौल है वो काफ़ी फेवरेबल होता है, जितने भी वर्कर्स होते हैं वहाँ के लिए। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, वर्किंग कंडीशन जो है कभी कभी अच्छा रहता है, कभी कभी अच्छा नहीं रहता, अनफेवरेबल ज़्यादा रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल बिजनेस ऑन मर्चेंडाइजिंग ऑफर। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के रिटेल बिजनेस में कौन कौन से आ जाते हैं। पहला है बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज ऑफ ऑफर। जो प्रोडक्ट हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। तो पहला है कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर मतलब सुविधाजनक स्टोर। सुविधा स्टोर क्या होता है, ये आवासीय क्षेत्रों में स्थित छोटे आकार के स्टोर होते हैं। ये क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, वे लंबे समय तक खुले रहते हैं, बहुत लंबे समय तक खुले रहेंगे। आपके अंडे, रोटी, दूध, सब्जी जैसे सुविधा उत्पादों को एक सीमित रेखा प्रदान करते हैं। आप देखोगे ना, जहाँ पर अंडे मिलते हैं, जहाँ पर दूध मिलता है, डेयरी आप देख लो, सब्जी की दुकान होगा, ये जो है आपके ज़्यादा देर तक समय तक खुले रहते हैं और ये छोटे आकार के होते हैं, इनकी पैमाना बहुत ही छोटा होता है। सुपर मार्केट क्या होते हैं, सुपर मार्केट जो होते हैं स्वयं सेवा की दुकान होती है, मतलब आप खुद से आप अपना सामान चुनो, है ना, और उसको चुनकर आप उसका बिल पेमेंट करो और सामान लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विविधता मिलती है, बहुत सारी विस्तृत विविधता मिलती है, अलग अलग प्रोडक्ट के बहुत सारे रेंज मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, और अपनी ज़रूरतों के अनुसार आप उसको चुनाव करके आप उसको खरीद कर पेमेंट करके जा सकते हो। हाइपर मार्केट क्या होता है, हाइपर मार्केट एक खुदरा स्टोर है, ये भी एक रिटेल स्टोर है, जहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर और किराना स्टोर की दोनों चीज़ का मिश्रण होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर और किराना स्टोर का दोनों का एक सम्मिलित रूप है। ठीक है, अक्सर बहुत बड़े प्रतिष्ठानों में हाइपर मार्केट उपकरण, कपड़े, किराने का सामान जैसे उत्पादों की विस्तृत विविधता प्रदान करती है। आप देखोगे कई सारे ऐसे मॉल्स में आप देख लेंगे हाइपर मार्केट आपको मिल जाएगा देखने, जहाँ पर आपको कपड़े भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको किराना सामान भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मतलब जो भी हमारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, स्पेशलिटी स्टोर क्या होता है, यानी विशेष स्टोर। विशेष स्टोर क्या है, विशेष उपकरण विशेष उपभोक्ता के लिए या विशेष प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जहां पर व्यक्ति जो है, जहां विशेष रूप से उत्पादों या उपभोक्ता वस्तुओं को एक विशेष समूह के भीतर बड़ी मात्रा में उत्पादों की पेशकश करते हैं और विशेष स्टोर उसे माना जाता है। ठीक है,
इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर एक खुदरा प्रतिष्ठान है ना, ये भी एक रिटेल स्टोर ही है जो विभिन्न उत्पाद की श्रेणियों में उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। क्या करता है, प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज प्रोवाइड करता है। यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर आप देखेंगे, एक अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है किसी फैंसी का, है ना, फैंसी का अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है तो फैंसी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। कैटलॉग शोरूम क्या होता है, आप देख सकते हैं कैटलॉग शोरूम, कैटलॉग खुदरा विक्रेता आमतौर पर कठिन उत्पादों में विशेषज्ञ, है ना। एक कैटलॉग शोरूम में ग्राहक स्टोर में मुद्रित ऑनलाइन कैटलॉग में उत्पाद को देखते हैं और एक ऑर्डर फॉर्म भरते हैं। इसमें क्या होता है, कैटलॉग मतलब हो गया किताब जैसा आपको दिया जाता है, एक बुकलेट जैसा दिया जाता है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स जो उस दुकान में अवेलेबल है उसकी जानकारी होती है और उसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो मॉडल जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए और उसको फॉर्म को भर के आप वहाँ पर दे सकते हो, आपका प्रोडक्ट तुरंत ही रेडी मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं रेस्टोरेंट में हमारे पास मेन्यू दिया जाता है, वो भी एक कैटलॉग ही है, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग खाने का अलग अलग जो है वहाँ पर फोटोज़ प्राइस सब कुछ दिया रहता है और हमें जो ऑर्डर करना रहता है वो हम ऑर्डर करके बुलाकर बता सकते हैं और फिर हमारे पास वो तुरंत 10 मिनट 15 मिनट में हाजिर हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर क्या होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट जो है डिस्काउंट प्राइस में बेचे जाते हैं ना, छूट में बेचे जाते हैं, ऐसे जो स्टोर कहलाते हैं वो होते हैं डिस्काउंट स्टोर, जहाँ पर हमेशा हर प्रोडक्ट में उन्हें डिस्काउंट, कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है। शॉपिंग मॉल क्या होते हैं, शॉपिंग मॉल जो है आज के समय में एक मॉडर्न शॉपिंग मॉल, एक सेंटर जो है काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी बड़ा जो है महल जैसा होता है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शॉप्स होते हैं, एक ही छत के नीचे बहुत सारी दुकानें होती हैं, अलग अलग दुकानें होती हैं और कस्टमर जो है आसानी से वहाँ पर घूम फिर सकता है और सामान को खरीद सकता है। जनरल स्टोर क्या होते हैं, ये भी एक रिटेल स्टोर होता है जहाँ पर सामान जो है बहुत सारी मात्रा में, बहुत ही वाइड वेराइटीज़ में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मिल्क, ब्रेड, वेरियस हाउस होल्ड गुड्स, घरेलू सामान, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वेयर हाउस स्टोर क्या होता है, वेयर हाउस स्टोर जो है खाने और ग्रॉसरी का दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है, जहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस के साथ साथ जो है मतलब होलसेल में प्रोडक्ट को बेचा जाता है और साथ साथ यहाँ पर जो है वेयर हाउस क्लब समटाइम चार्ज है मेंबरशिप फीस ऑल्सो। यहाँ पर वेयर हाउस जो है मेंबरशिप फीस भी चार्ज करता है कस्टमर से। अगर आप मेंबर बन गए वेयर हाउस स्टोर के तो आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वैरायटी स्टोर क्या होता है, वैरायटी स्टोर इज अ रिटेल स्टोर दैट सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ इनएक्सपेंसिव हाउस होल्ड। वैरायटी स्टोर में क्या रहता है, बहुत सारे वाइड रेंज, बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट्स वहाँ पर बेचे जाते हैं और वो ज़्यादा महंगे नहीं होते, ठीक है। जो हाउस होल्ड गुड्स हैं, जो घरेलू सामान है वो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। बात करते हैं बेस्ड ऑन द ऑनरशिप, कौन कौन से रिटेलर्स आ जाते हैं। पहले तो हमने देख लिया मर्चेंडाइज वाइज, प्रोडक्ट वाइज, अब देखते हैं ऑनरशिप वाइज। ऑनरशिप का मतलब हो गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। इंडिपेंडेंट रिटेलर मतलब हो गया स्वतंत्र रिटेलर। स्वतंत्र रिटेलर एक छोटा व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी एक व्यक्ति या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति जो उस परिवार से रिलेटेड है वो करता है। और एक स्वतंत्र रिटेलर का ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है, जैसे हम देखते हैं पान वाला, बनिया, किराना स्टोर, ये सारे क्या हैं आपके, कौन है, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट रिटेल चेन। कॉर्पोरेट रिटेल चेन क्या होती है, एक श्रृंखला होती है रिटेल की, ठीक है, जहाँ पर एक समूह होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, उसके से सब कुछ कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे एक कोई एक दुकान है जिससे बाकी उसके बहुत सारे अलग अलग उसके चैन दुकान है। जैसे मेरा धमतरी में एक बड़ा शॉप है ना, मैंने एक हेड ऑफिस यहाँ पर खोल दिया और मैंने अपना नाम जो है किसी और को वहाँ पर, किसी और को नहीं, मेरा ही दुकान जो है नगरी में खुल गया, मेरा ही दुकान कहीं जांजगीर चांपा में खुल गया, मेरा ही दुकान रायपुर में खुल गया, मेरा ही दुकान बिलासपुर में खुल गया। ऐसे करके मैंने चैन बना लिया, जिसको बोलते हैं रिटेल चैन स्टोर, या फिर वहीं आसपास में खोल लिया। फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजी एक प्रकार का समझौता होता है जहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी के बीच क्या होता है, एग्रीमेंट साइन होता है और वो उसको ये अलाउ करता है कंपनी। जैसे मैंने किसी का फ्रेंचाइजी लिया तो मैं अगर किसी का नाम यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बदले में उससे कुछ पैसे मुझे देने होते हैं, कुछ अमाउंट देना होता है, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है। जहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम का उपयोग करने का अधिकार देता है, साथ ही कुछ व्यावसायिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अच्छी सेवा उत्पादन और विपणन करने की अधिकार देता है। मतलब आप प्रोडक्ट को उसमें सेल कर सकते हो, मतलब ऑथोरिटी आपको मिल जाती है, हक मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। कौन देता है अधिकार, जिसका नाम है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट का, जैसे बैंक का मैं मान के चलूँ, जैसे आप देखोगे कियोस्क बैंक क्या होता है, जैसे स्टेट बैंक का आप देखोगे छोटे छोटे रूप आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पर, है ना, छोटी जगह पर, विलेज में, आसपास में। तो वो जो रूरल एरियाज़ में आपको जो बैंक देखने को मिल जाते हैं, ये सब क्या है, आपके फ्रेंचाइजी हैं। क्या है आपके, ये फ्रेंचाइजी है, क्योंकि मेन ब्रांच नहीं है। मेन ब्रांच आपका कहाँ है, मेन जगह पे, जहाँ पर उसका मेन ब्रांच है, जैसे धमतरी हो गया, नगरी हो गया, रायपुर हो गया, यहाँ पर आपको मेन ब्रांच मिलेगा, ठीक है। ये होता है फ्रेंचाइजी। उसके बाद आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है, एक उपभोक्ता सहकारी समितियाँ उपभोक्ता द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करना है। उदाहरण के लिए मुंबई में अपना बाजार आदि, ठीक है। आप देखोगे कोऑपरेटिव स्टोर में क्या रहता है, कस्टमर कोऑपरेटिव स्टोर में यहाँ पर कुछ समूह बनाकर, मतलब एक ग्रुप बनाकर जो है दुकान चलाया जाता है ना। जो ग्रुप हो सकता है, एक बड़ी ग्रुप हो सकती है, जैसे फ्यूचर ग्रुप हो गया। फ्यूचर ग्रुप ने क्या किया, एक कोऑपरेटिव बाज़ार स्टार्ट कर दिया, जो जैसे मुंबई बाज़ार हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ बाज़ार हो गया, ठीक है, मीना बाज़ार हो गया,
ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जी महासेल हो गया। तो ये सब जो है कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, ई रिटेलर। ई रिटेलर्स क्या होते हैं? ई रिटेलर मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर, जो रिटेलिंग, जो खुदरा व्यापार इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है उसे बोलते हैं ई रिटेलर। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मंत्रा, ये सारे क्या हैं? ई रिटेलर्स हैं, जहाँ पर इंटरनेट की मदद से हम सामान को खरीद और बेच सकते हैं। वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन क्या है? एक ऐसी मशीन है जहाँ पर आपको पैसे डालने पर आपको उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको एक स्लेट दिया जाता है जहाँ पर आप पैसे डालोगे, प्रोडक्ट का चुनाव करोगे और प्रोडक्ट का जो टोटल अमाउंट होता है वो लिखा के आ जाएगा और आपको बिल मिल जाएगा और आपका प्रोडक्ट उस एटीएम के माध्यम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन मतलब हो गया एटीएम की तरह है। एटीएम में मतलब पैसे निकलते हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा, आपको पैसे देने होंगे और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, प्रकार उसका बिल भी मिल जाता है, ठीक है। ये आजकल बहुत जगह पे तो नहीं, बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी शहरों में आपको देखने को मिलता है। ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर। ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर का मतलब होता है स्वचालित रिटेल स्टोर, जहां पर स्वयं कोई संचालन इसका कर रहा है, मतलब आप स्वयं इसका संचालन कर रहे हो गया स्वचालित रिटेल स्टोर। हवाई अड्डे, मॉल, सुविधा स्टोर जैसे भारी ट्रैफिक वाले स्थानों में स्टैंड अलोन कियोस्क, वे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं और आमतौर पर पूरे सप्ताह 24 घंटे खुले रहते हैं। उदाहरण के लिए जूम शॉप, रेड बॉक्स। आप देखोगे ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर क्या होता है? एक तरीके से 24 घंटे खुलने वाला ऐसा स्टोर है जहाँ पर आप कभी भी एनी टाइम विदिन 24 आवर्स आप कभी भी सामान को प्राप्त कर सकते हैं। इसे कोई मशीन ऑपरेट करता है, मशीन अपने ऑटोमेटिक जो है ऑपरेट होता है, जैसे इसमें कोई भी ऐसा कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मशीन खुद ब खुद ऑपरेट होता है और अपनी सुविधा से आप इसमें सामान खरीद सकते हैं। फंक्शन ऑफ रिटेलर। रिटेलर के कौन कौन से मुख्य फंक्शन हैं? पहले सामान को बल्क में जो है खरीद कर छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचना, बड़ी मात्रा में खरीद कर छोटी मात्रा में बेचना। दूसरा क्या है? कस्टमर को सही जानकारी देना। तीसरा क्या है? कस्टमर सर्विस, अच्छी सेवा देना कस्टमर को। चौथा क्या है? कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, मतलब एक सुविधाजनक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कस्टमर के लिए, कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है, उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा बढ़ाना, ठीक है। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द प्रोड्यूसर अबाउट द कंज्यूमर नीड्स, और कंज्यूमर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उपभोक्ता की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको उनकी जानकारी लेकर किसको पहुंचाना? जो निर्माण करता है, ताकि उसे पता चल पाए कि कस्टमर की डिमांड क्या है और किस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहिए। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर। रिटेलर की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए रिटेलर के पास? सबसे पहला, रिटेलर के पास सही जगह होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसी जगह पर दुकान होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, कस्टमर आसानी से पहुँच सकें, ठीक है। और दूसरा, उसके दुकान में सही स्टॉक होने चाहिए, है ना, और जो कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सके वही स्टॉक उसे रखना चाहिए। सेल क्वालिटी गुड्स एट द कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जो दाम चल रहा है, जो मूल्य चल रहा है, उसी मूल्य में गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को वो बेचे। ये होना चाहिए एक रिटेलर की मुख्य रिक्वायरमेंट। बी अप टू डेट अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट, बाजार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस ट्रेंड के बारे में जो है रिटेलर को पता होना चाहिए, ठीक है। एंश्योर विंडो एंड काउंटर डिस्प्ले टू प्रमोट सेल्स, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप काउंटर डिस्प्ले, ठीक है, काउंटर डिस्प्ले और जो विंडो डिस्प्ले, ये दोनों को प्रमोट करें। विंडो डिस्प्ले का मतलब हो गया जहाँ पर ग्राहक आपके विंडो पे आते हैं, है ना, और काउंटर डिस्प्ले क्या हो गया? जहाँ पर कैश दिया जाता है उसको बोलते हैं काउंटर डिस्प्ले। तो वहाँ पर सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऑलवेज बी एक्सेसिबल टू द कस्टमर, हमेशा कस्टमर से इंटरेक्टिव रहें, है ना, उनसे एक्सेसिबल रहें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूर हो गए कस्टमर से आपसे कॉन्टैक्ट में आपको रहना होगा, ठीक है। रिटेलर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। रिटेलर की क्या क्या सर्विसेज है कस्टमर के लिए? रिटेलर क्या करता है? गुड्स को सेल करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है, कस्टमर की डिमांड को पूरा करता है, ठीक है, कस्टमर को जानकारी देता है, रिप्लेसमेंट की गारंटी देता है, डैमेजेस कुछ हो जाते हैं तो उसको रिप्लेसमेंट करता है, ठीक है, डिस्प्ले करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है सामानों की जो उसको बिक्री को बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट करता है ना, उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए उसको डिस्प्ले करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू रेगुलर एंड रिलायबल कस्टमर, और जो पुराने ग्राहक है, जो भरोसेमंद ग्राहक है, उसको उधार भी देता है। कौन? रिटेलर। तो बच्चों ये थी आपका आज का जो सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, और आज के सेशन में हमने रिटेलिंग के बेसिक्स के बारे में देखा कि किस प्रकार रिटेल वर्क करता है और इसमें होलसेल और रिटेल में क्या अंतर है, ठीक है, कितने प्रकार के रिटेलर्स होते हैं, बिजनेस किस प्रकार का, रिटेल बिजनेस कितने प्रकार का होता है, तो उन सब के बारे में हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए स्मार्ट स्टडीज़, स्मार्ट मोमेंट्स।